हेलो दोस्तों, ये वीडियो कैश फ्लो क्वाड्रेंट सीरीज का दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 में हमने 4 क्वाड्रेंट के बारे में डिटेल में समझा। पार्ट 2 में हम लेखक के एक्सपीरियंस से ये समझेंगे कि किस तरह ई और एस क्वाड्रेंट के लोग पैसों की तंगी में रहते हैं और गले तक कर्ज में डूबे रहते हैं। चलिए नॉलेज शेयर करते हैं। लोग नौकरी की सुरक्षा क्यों चाहते हैं? 90% लोग क्वाड्रेंट के बाई हिस्से में काम कर रहे हैं और इसका प्रमुख कारण यह है कि उन्होंने स्कूल में इसी हिस्से के बारे में सीखा है। स्कूल से निकलने के कुछ समय बाद ही वे कर्ज में डूब जाते हैं। वे कर्ज में इतनी गहराई तक डूब जाते हैं कि उन्हें सिर्फ अपना खर्च चलाने के लिए नौकरी या व्यवसाय की सुरक्षा को कसकर पकड़ना पड़ता है। लेखक कहते हैं, मैं ऐसे युवाओं से मिलता हूँ जिन्हें कॉलेज का डिप्लोमा कॉलेज के कर्ज के साथ मिलता है। उनमें से कई ने बताया है कि वे ये देखकर निराश हो गए हैं। वे अपनी कॉलेज की शिक्षा के लिए $50,000 से लेकर $1.5 लाख तक के कर्ज में डूब चुके हैं। अगर उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए पैसे दिए हैं तो वे कई साल तक आर्थिक संकट का सामना करते हैं। मैंने हाल ही में पढ़ा है कि अधिकांश अमेरिका वासियों को कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और वे पूरी ज़िंदगी कर्ज में रहेंगे। लेखक ने इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है। लड़का कॉलेज जाता है, ग्रेजुएट होता है, नौकरी करने लगता है और जल्द ही उसके पास खर्च करने के लिए पैसे आने लगते हैं। ये युवक अब मकान किराए पर ले सकता है, टीवी सेट खरीद सकता है, नए कपड़े खरीद सकता है, कुछ फर्नीचर खरीद सकता है और जाहिर है एक कार भी। और फिर बिल आना शुरू होते हैं। एक दिन ये युवक किसी खास व्यक्ति से मिलता है, चिंगारियाँ भड़कती हैं, उन्हें प्रेम हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। कुछ समय के लिए जीवन सुखमय हो जाता है क्योंकि 2 लोग एक व्यक्ति के खर्च में गुजारा कर सकते हैं। अब उनके पास 2 आमदनियाँ हैं जबकि उन्हें सिर्फ एक ही मकान का किराया देना है। अब वे कुछ डॉलर बचा सकते हैं ताकि वे अपना खुद का मकान खरीद सके, जो हर युवा दंपति का सपना होता है। आखिरकार वे अपने सपनों का मकान खोज लेते हैं, अपना जमा किया हुआ धन निकालते हैं और उसे मकान के डाउन पेमेंट के लिए दे देते हैं। इस तरह अब उन पर मकान का कर्ज चुकाने की किस्त का भार आ जाता है। चूँकि उनके पास एक नया घर है, इसलिए उन्हें सजावट के लिए नए सामान की ज़रूरत पड़ती है। अब वे एक फर्नीचर स्टोर खोजते हैं जिसके विज्ञापन में ये लुभावने शब्द लिखे होते हैं, नकद की ज़रूरत नहीं है, आसान मासिक किश्तों में। जीवन अद्भुत लगता है और वे दावत देते हैं ताकि उनके सभी मित्र आकर उनका नया घर, नई कार, नया फर्नीचर और नया सामान देख सके। वे अब जिंदगी भर के लिए कर्ज में गहराई तक डूब चुके हैं। तभी उनका पहला बच्चा आता है। अच्छी तरह शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले औसत दंपति बच्चे को नर्सरी स्कूल में छोड़ने के बाद अपनी कमर कसते हैं और नौकरी करने चले जाते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा की आवश्यकता में जकड़े हुए हैं क्योंकि आमतौर पर वे आर्थिक दिवालियापन से सिर्फ 3 महीने या इससे भी कम दूरी पर रहते हैं। इन लोगों के मुंह से आप अक्सर इस तरह के शब्द सुनते हैं, मैं इसे छोड़ ही नहीं सकता, मुझे बिलों का भुगतान करना है। सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है? अमीर लोग बहुत कम इनकम टैक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपना धन कर्मचारियों के रूप में नहीं कमाते। बेहद अमीर लोग जानते हैं कि टैक्स से बचने का सबसे अच्छा कानूनी तरीका बी और आई क्वाड्रेंट से धन कमाना है। अगर लोग ई क्वाड्रेंट से पैसे कमाते हैं तो उन्हें इकलौती छूट ये मिलती है कि वे ज़्यादा बड़ा मकान खरीद ले और अधिक गहराई में कर्ज में डूब जाए। लेखक ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। एक अखबार के पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लिया। उसने मुझसे पूछा कि मैंने पिछले साल कितना पैसा कमाया। मैंने जवाब दिया, लगभग $10 लाख। इस पर उसने पूछा, और आपने कितना टैक्स चुकाया? कुछ नहीं, मैंने कहा। कुछ दिनों के बाद अखबार में यह खबर छपी, अमीर आदमी ने $10 लाख कमाए और वो ये स्वीकार करता है कि उसने टैक्स में एक पैसा भी नहीं दिया। मैंने इस तरह की चीज़ कही थी, परंतु उस अखबार में कुछ महत्वपूर्ण शब्द नहीं दिए गए थे, जिससे संदेश विकृत हो गया था। जो पत्रकार इस बात पर विचलित था कि मैंने अपने संपत्ति वाले कॉलम में $10 लाख कमाने के बाद भी
टैक्स नहीं दिया था, उसने मुझसे ये सवाल कभी नहीं पूछा कि आपने 10 लाख डॉलर कैसे कमाए और आप टैक्स देने से कैसे बचे। ये इस बात का आदर्श उदाहरण है कि अलग अलग क्वाड्रेंट के लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। हर आमदनी समान नहीं होती, कुछ आमदनियों पर बाकी आमदनियों से टैक्स कम लगता है। आपका बॉस आपको अमीर नहीं बना सकता। लेखक का एक और एक्सपीरियंस। हाल ही में मेरे एक मित्र ने अपनी कंपनी बेच दी। कंपनी बिकने के दिन उसने अपने बैंक खाते में 1.5 करोड़ डॉलर जमा किए। उसके कर्मचारियों को नई नौकरियों की तलाश करनी पड़ी। फेयरवेल पार्टी आंसुओं से भरी थी, परंतु उसमें बहुत क्रोध और द्वेष की अंतर्धाराएं भी थी। हालांकि मेरे मित्र ने उन्हें वर्षों तक अच्छा वेतन दिया था, परंतु अधिकांश कर्मचारी अपनी नौकरी के पहले दिन वित्तीय रूप से जिस हालत में थे, आखिरी दिन भी वे उससे बेहतर हालत में नहीं थे। बहुत से लोगों को ये एहसास हुआ कि कंपनी का मालिक अमीर बन गया था, जबकि उन्होंने अपने सारे वर्ष तनख्वाह कमाने और खर्च करने में बिता दिए थे। सच्चाई ये है कि आपको अमीर बनाना आपके बॉस का काम नहीं है। उसका काम तो ये सुनिश्चित करना है कि आपको आपकी तनख्वाह समय पर मिल जाए। अमीर बनना तो आपका काम है, बशर्ते आप अमीर बनना चाहें, और ये काम उस पल शुरू होता है जिस पल आपको तनख्वाह मिलती है। अगर आप धन के प्रबंधन में निपुण नहीं है तो दुनिया का सारा धन भी आपको नहीं बचा सकता। इस घटनाओं से आपको ये पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल लाइफ को किस तरह चलाना चाहिए। बी क्वाड्रेंट में प्रवेश करने से पहले। बी क्वाड्रेंट में प्रवेश करते समय ये याद रखें कि आपका लक्ष्य है सिस्टम का स्वामी बनना और उस सिस्टम में लोगों से अपने लिए काम करवाना। आज मुख्य रूप से 3 तरह के बिजनेस सिस्टम है। पहला, पारंपरिक सी टाइप कॉरपोरेशन, जहां आप अपना खुद का सिस्टम तैयार करते हैं। दूसरा, फ्रेंचाइजी, जहां आप बना बनाया सिस्टम खरीदते हैं। तीसरा, नेटवर्क मार्केटिंग, जहां आप बने बनाए सिस्टम को खरीदकर उसका हिस्सा बनते हैं। तुम्हारी 2-3 कंपनियां डूब सकती है। 90% स्टार्टअप पहले 5 सालों में फेल हो जाते हैं और बचे हुए स्टार्टअप में से 90% अगले 5 सालों में। मतलब 10 सालों में 100 में से सिर्फ एक बिजनेस सर्वाइव करता है और बड़ा बन पाता है। बिजनेसमैन बनना कैसे सीखे? एक मार्गदर्शक खोजे। मार्गदर्शक, मेंटर, वो होता है जो उस काम को पहले कर चुका हो और सफलतापूर्वक कर चुका हो। एडवाइज़र न खोजे। एडवाइज़र वो है जो आपको बताता है कि काम किस तरह करना है, हालांकि उसने व्यक्तिगत रूप से वो काम कभी नहीं किया है। दूसरा, फ्रेंचाइजी। सिस्टम के बारे में सीखने का एक और तरीका फ्रेंचाइजी खरीदना है। जब आप फ्रेंचाइजी खरीदते हैं तो आपको एक आजमाया हुआ और सफल संचालन तंत्र मिलता है। बी बनना सीखते समय बना बनाया सफल सिस्टम खरीदने से एक बहुत बड़ी अनिश्चितता दूर हो जाती है। ज़्यादातर बैंक छोटे शुरुआती बिजनेस के लिए लोन नहीं देते हैं, परंतु फ्रेंचाइजी के लिए लोन दे देते हैं। तीसरा, नेटवर्क मार्केटिंग। इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहा जाता है। कानूनी तंत्र ने फ्रेंचाइजी की तरह ही शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग को गैरकानूनी घोषित करने की कोशिश की थी। लेखक कहते हैं, पहले तो मैंने भी सोचा था कि नेटवर्क मार्केटिंग धोखाधड़ी है, परंतु बरसों तक मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा उपलब्ध सिस्टम का अध्ययन किया और मैंने इस प्रकार के भी बिजनेस में अपने कई मित्रों को सफल होते देखा, तो मैंने अपनी मानसिकता बदल ली। धन का ज्ञान। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में सफलता पाने के लिए धन के ज्ञान की ज़रूरत होती है, जिसे वित्तीय बुद्धि यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अमीर डैडी ने इसे इस तरह परिभाषित किया है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का इस बात से इतना संबंध नहीं है कि आप कितना धन कमाते हैं, जितना इस बात से है कि आप अपने पास कितना धन रख पाते हैं। आप अपने धन से कितनी कड़ी मेहनत करवाते हैं और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक अपने पास रख पाते हैं। अगर आप बुद्धिमत्तापूर्वक बजट बनाते हैं और या तो बी या फिर आई क्वाड्रेंट के बारे में सीखते हैं, तो आप प्रचुर व्यक्तिगत दौलत की राह पर है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्रता की राह पर है। पार्ट 3 में हम इन्वेस्टर्स के बारे में समझेंगे।
तब तक बने रहें हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट्स करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।